नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। यूपी के एक आईपीएस ऑफिसर जो पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर की भूमिका में गए हैं, उन्होंने पूरे देश की हेडलाइन को एक तरह से कैप्चर कर लिया है। जितना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या गृह मंत्री अमित शाह को फुटेज मिलना चाहिए, उससे ज्यादा फुटेज यूपी के आईपीएस ऑफिसर जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उत्तर प्रदेश के सिंघम कहे जाते हैं, उन्होंने बटोर रखी है। मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि जिन इलाकों में यानी कि साउथ 24 परगना दक्षिण में उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है और वहां पर टीएमसी के एक कंस्टिट्यूएंसी से जो प्रत्याशी हैं जहांगीर खान, उनके समर्थकों और उनके परिवार के सदस्यों को जब वो इलाके में भ्रमण कर रहे थे और एक तरह से जिसको एरिया डोमिनेशन कहा जाता है, वहां पर वो मुआयना कर रहे थे, वहां पर उन्होंने परिवार के सदस्यों को धमकाया और कहा कि वो संभल जाएं। जिस तरह की उनके पास रिपोर्ट आ रही है उसमें वोटर को धमकाया जा रहा है। हालांकि जो जहांगीर खान है वो भी एक तरह से हिस्ट्री सीटर हैं और उन पे भी कई तरह के आरोप लगे हैं। ये भी कहा जाता है, जो बीजेपी का आरोप है, कि वो बेसिकली वाइपो के लिए काम करते हैं, अभिषेक बैनर्जी के लिए। लेकिन इसके समानांतर जिस तरह से इस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर इन धमकियों के बाद हमले हो रहे हैं, पॉलिटिकल हमले हो रहे हैं, जिसमें कि अखिलेश यादव से लेकर अभिषेक बैनर्जी तक कूद गए हैं और सबने एक तरह से धमकी दी है कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है और यहाँ पर ऑब्जर्वर की जो भूमिका है उसी भूमिका में रहें, न कि एरिया के एसपी और डीएम की तरह बिहेव करें। तो सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर अपना जो दायरा है उससे आगे निकलकर कार्रवाई कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश से भेजे गए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्यों सुर्खियों में है? क्या ये नया विवाद एक तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति का जो सच है उसको दिखा रहा है, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिस इलाके का गुंडा है वो वहां पे अपने वर्चस्व को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है? अगर सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस या फिर सेंट्रल फोर्सेस के आईपीएस ऑफिसर अपने एक तरह से इलेक्शन कमीशन के दबाव में काम कर रहे हैं, या फिर टीएमसी के उम्मीदवार जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट पुलिस का साथ लेकर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इन मुद्दों की हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट शीतल पी सिंह जी जुड़ रहे हैं, आशीष मिस्त्री जुड़ रहे हैं जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और शशिकांत पांडे जो लखनऊ में हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं शीतल जी आपसे। आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जर्वर है उसका जो रोल होना चाहिए उस ब्रीफ से वो ज्यादा जा रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है उसमें वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? नहीं, वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रशासन चलाया जा रहा है और जिस तरह से यहाँ बहुत से ऐसे अधिकारी जो पुलिस वगैरह महकमे में है, बहुत बड़ी संख्या में, जिस तरह से कानून व्यवस्था में कानून का खुद ही दुरुपयोग करने के आरोपी हो गए हैं। विभिन्न कोर्ट्स वगैरह में चैलेंज हुए हैं मसले और वहां से वार्निंग्स आई हैं। उसी का वो प्रतिनिधित्व करते हुए वहां नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और सरकारी गुंडागर्दी की तरह है। आप उत्तर प्रदेश में 17,000 लोगों की टांग में गोली मार देते हैं, 1,000 लोगों को, 700 लोगों को जान से मार देते हैं, लोगों के घर गिरा देते हैं, धार्मिक स्थल गिरा देते हैं, चुनाव में बहुत सारे मतदाताओं को लाठी मार के भगा देते हैं और चुनाव के नतीजे बदल देते हैं। ये सब जो आप कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक मिली भगत से लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं और बहुत सारे हिस्सों को समाज के उनके धार्मिक आग्रहों के नाम पर या अन्य कारणों से प्रताड़ित करते हैं गैरकानूनी तरीके से, जो हमारे संविधान में, हमारे कानून कायदे में निहित नहीं है। उसी तरह का एक प्रतिरूप दिखाने की कोशिश वहां नजर आई। बहुत ही फूहड़ है, बहुत शर्मनाक है। ऑब्जर्वर जैसा कि शब्द में निहित है, उनका काम सिचुएशन को ऑब्जर्व करके संबंधित अधिकारी जो है उनसे काम लेना है, स्वयं ये दिखाना कि मैं असाधारण हूं और मैं मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, कानून कायदे से अलग हटके कुछ मिरेकल कर सकता हूं और अपने जो राजनीतिक शीर्ष हैं दिल्ली और लखनऊ में, उनके लिए मतलब एक ऐसा चेहरा बन सकता हूं कि उपयोगी चेहरा जिसे आज के दौर में समझा जाता है। तो ये जो चीज है ये गैर कानूनी है
और इसकी किसी भी तरह की भर्त्सना जो भी संभव है की जानी चाहिए। सामने जो है उसके ऊपर अपराध है कि क्या है क्या नहीं है, वो उसके लिए जो कानून है उसके तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए हो। अगर वो कहीं किसी को धमकी दे रहा है तो मुकदमा लिखिए, अरेस्ट बनती अरेस्ट कर लीजिए, जो बनता हो जो कानून में हो, और उसको न्यायालय के सामने पेश कीजिए। इसको जो भी चीज है वो कानून कायदे के दायरे में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में पुलिस प्रशासन वगैरह के जरिए कानून कायदे की धज्जियां उड़ा दी गई है। यहाँ कोई तर्क ही नहीं बचा है। राज्य ने सारे तर्क अपने में निहित कर लिए हैं, खुद ही वो प्रोसिक्यूट करेंगे, खुद ही सजा दे देंगे। ये जंगल में होता है भाई, अफ्रीका नहीं है हम, रवांडा नहीं है। और किसी अपराधी को उसके धार्मिक आग्रहों के आधार पर वो करके आप एक धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है उसमें कहीं आग और में घी तो नहीं डाल रहे हैं आप। नहीं, इसमें ज्यादा संभावना ये है कि इसके जरिए एक खास काम उन्होंने किया जिससे वहां पहले से ध्रुवीकृत जो राजनीति है, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सके और उससे एक पक्ष को हम जानते हैं फायदा मिलता है, या उसकी राजनीति करने वाला हर पक्ष उससे अलग अलग तरह से फायदा उठाता है, इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में है कि एक खास समुदाय के अपराधियों के खिलाफ तो मनमानी कार्रवाई होती है और एक खास जाति विशेष के असंख्य बड़े बड़े सूरमा अपराधियों के विरुद्ध प्रशासन उनकी सुरक्षा में संरक्षा में मिलता है, हर तरह से उनकी मदद की जाती है। अपने पसंद के अपराधियों के अपराधों में अपराध लिखना मुश्किल है उत्तर प्रदेश में। बच्चियों के मामलों में अपराध, बलात्कार वगैरह के अपराधों में तमाम स्त्रियों के और बच्चों को हमने देखा कि वो अपने जीवन की लीला समाप्त कर लेती हैं, उनकी जांच नहीं होती। जांच होते समय जो जांच अधिकारी होता है उनको बुला के थाने में फिर से पुनः उनके साथ दुराचार करने का प्रयास करता है। एक और इस तरह का प्रशासनिक ढांचा बन गया है जिसमें इतनी घूस और लूट हो रही है जो बेइंतहा है। यही मॉडल आप दूसरे पे थोपना चाहते हैं और फिर उसका इस तरह से प्रकटीकरण बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही खराब है और ये बहुत खराब सिंबल है। क्योंकि मैं और हम जैसे बहुत सारे अन्य जो देख रहे हैं कि भारत के बारे में दुनिया में उसकी क्या छवि बन रही है। हमको रवांडा मत बनाइए भाई, भारत को भारत रहने दीजिए, कानून का राज रखिए यहाँ। और कानून का राज चलाने के लिए संविधान की आप शपथ लेके आए हैं इस जॉब में, तो उस जॉब की उस मर्यादा की इज्जत करिए। और ये तर्क स्वयं मत गढ़ लीजिए कि सामने वाला अपराधी है, उसकी लिस्ट है, उसका क्रिमिनल है, वो भला है, फलाना है, जो है उसके लिए जो कायदा और कानून है उसमें जो नियत है वो करिए ना। कानून तोड़ के कानून लागू करने की बात जो है वो सही नहीं है। ये नहीं होता कि सामने एक गुंडा है तो इसलिए प्रशासन भी गुंडा हो जाए। ये तर्क जो है ये लोकतांत्रिक तर्क नहीं है, ये सरकारी गुंडागर्दी का तर्क है, ये अलोकतांत्रिक है, तानाशाही का तर्क है। ये नहीं होना चाहिए। इसको दो टूक सीधे भर्त्सना होनी चाहिए, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। इसमें ये तर्क बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले के ऊपर क्या अपराध है। होंगे, अगर उसके ऊपर अपराध है और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप अपराधी हैं। और अभी कोई नया अपराध उसने किया है तो उस पर तुरंत दर्ज करिए, तुरंत एक्शन लीजिए जो कानूनन है। लेकिन वो बोले जिस पे अधिकार है, वहां जिले का प्रशासन होगा। क्या कर रहा है वो? आपने मनमाना जितना प्रशासन चाहा बदला। अगर उस जिले में कोई प्रशासनिक काम नहीं ठीक से हो रहा, बदल दीजिए, कौन मना कर रहा है? आपके पास सारे राइट्स हैं, आपने बदला है। लेकिन ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर रहने दीजिए, चुनाव कराने वाले को चुनाव कराने की भूमिका में रहने दीजिए। उसे जैसे हमने चुनाव आयोग को देखा है कि गृह मंत्रालय में बदल गया है। अभी तक गृह मंत्रालय से आए हुए हमारे चुनाव आयुक्त महोदय में वो चीज ही नहीं जा रही कि वो ये आप चुनाव आयोग हैं, आप गृह मंत्रालय नहीं है। कोर्ट में जब आप खड़े होते हैं तो आप संवैधानिक बातें करते हैं, फील्ड में जब आप आते हैं तो गैर कानूनी काम करते हैं। क्या है ये? बिल्कुल। शशिकांत जी, ये अजय पाल सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इनके ऊपर भी आरोप लगाया है कि इन सबका हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर या प्रशासनिक ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, आप एक और ऑफिसर जो पश्चिम बंगाल में जो ऑब्जर्वर बन के गए हैं, जिसको कि लेकर टीएमसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट ने उनसे चुनाव आयोग से कहा कि इसके खिलाफ आप रिपोर्ट दीजिए। चुनाव आयोग ने 24 घंटे में उस ऑब्जर्वर से के खिलाफ रिपोर्ट मांगी है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट से गौर घोष हैं जो कि
सागरिका टूरिस्ट कोई होटल है, लॉज है, वहां पर जाकर ये आईपीएस ऑफिसर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की, अगर केंद्र सरकार के पास बीजेपी की सरकार है इस समय, तो वो आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर या जो भी ऑब्जर्वर गए हैं, उनके पास खास ब्रीफ है कि आपको चुनाव किस तरह से कराने हैं, किस इलाके में कितनी पोलिंग करानी है और कितनी नहीं करानी है, किस समुदाय की पोलिंग करानी है और किस समुदाय की नहीं करानी है। क्या इस तरह की व्यवस्था चलेगी भारत में? थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। 1975 में एक बड़ी चर्चा थी जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी कि शुड इंडिया हैव ए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कि भारत में जो नौकरशाही है वो प्रतिबद्ध होनी चाहिए क्या, उसकी प्रतिबद्धता क्या सरकारी तंत्र के प्रति होनी चाहिए या उसकी प्रतिबद्धता जो है, जो उसकी जॉब है उसके प्रति होनी चाहिए। और जब वो शपथ लेते हैं तो उनसे उनका शपथ जो होता है उसमें होता है कि वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे और उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो उसके हिसाब से काम करेंगे। एक देखने में ये चीज़ ट्रेंड आ रही है कि जो भी प्रशासनिक अमला है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, और विशेषकर इस तरीके से जो पिक एंड चूज हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्वाचन आयोग है उसका काम है, जो संविधान में उसकी स्पष्ट व्याख्या है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। अब अपने आप में जब निर्वाचन आयोग पर जब इतने ज़्यादा अगर आरोपों की बौछार होने लगे तो स्वाभाविक है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ सब्सटेंस होगा, कहीं ना कहीं कुछ तथ्य होगा। तो जो ये आईपीएस ऑफिसर भेजे गए हैं उत्तर प्रदेश से, इनका उत्तर प्रदेश में इनको सिंघम बोलते रहे हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि क्रिमिनल्स के साथ जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली डील करते रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो पश्चिम बंगाल में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक पार्टी का, एक जो कि रूलिंग पार्टी है वहाँ पर, उसका एक विधायक का चुनाव लड़ने वाला एक व्यक्ति, और उसको आप सरेआम उसका नाम लेकर के और उसे घर के दरवाजे पर पहुंच करके एक जिस लहजे में वो बातें कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो उसकी मैसेजिंग है वो निश्चित रूप से वो अपने आप में सही नहीं है। जैसा कि शीतल जी ने कहा, एक प्रक्रिया होती है, ऑब्जर्वर के ऑलरेडी रोल डिफाइंड है कि ऑब्जर्वर की क्या भूमिका होगी। लेकिन अगर इस तरीके से आपको हो सकता है कि निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव होता रहा है, तो हम बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते कि रूलिंग पार्टी की तरफ से सब कुछ बड़े सब ठीक लोग हैं और बड़ा सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर उनके पास इंटेलिजेंस के इनपुट हैं कि वो इस तरह की कहीं वो धमकी दी जा रही है, तो उसका एक प्रोसेस है, आप उसकी रिपोर्टिंग करा सकते हो, आप उनको पकड़ सकते हो या उनसे पूछताछ कर सकते हो। लेकिन ये इस तरीके से जो मैसेज है, आपको ये समझना होगा कि आप कोई क्रिमिनल से नहीं डील कर रहे हो। वो जो प्रत्याशी है, मैं उसके एंटीसीडेंट देख रहा था, उसके खिलाफ एलिगेशंस है लेकिन कोई उसके खिलाफ केसेज भी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के एक जो इलेक्शन कमीशन जो उससे ज्यादा केसेस तो अजय पाल सिंह के खिलाफ हैं कि अजय पाल सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, महुआ मोइत्रा ने एक जो वीडियो ट्वीट किया कि बार डांसर के साथ वो देख रहे हैं, करप्शन के चार्जेज उनके खिलाफ लगे हैं। तो अजय पाल सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा खराब है जहांगीर खान की तुलना में, कम से कम ऑफिशियली। जी, तो वही चीज है कि एक ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें अगर लगातार बढ़ती गई तो एक इलेक्शन कमीशन जो है, आखिर हमारे यहाँ आप देखिए कि जो हमारी डेमोक्रेसी है और उसका जो एक इंडेक्स है, वो निश्चित रूप से जो ग्लोबल जो इंडेक्स है उसमें हम लगातार नीचे जाते जा रहे हैं। और चाहे वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो या अन्य, तो उस पैरामीटर्स पर, और ये इलेक्शन कमीशन हमारा निश्चित रूप से उसकी सैंक्टिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी बढ़ी थी। लेकिन अगर इस तरीके से हम इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइंस होंगे तो डेफिनेटली जो है वो हमारा कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में आता है। एक फाइन बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है कि निश्चित रूप से चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इलेक्शन कमीशन से उम्मीद किया जाता है कि वो फ्री एंड फेयर पोल कंडक्ट कराए, और उस फ्री एंड फेयर पोल कंडक्ट कराने की प्रोसेस में ऐसा मैसेजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसा लगे कि वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ या रूलिंग पार्टी जो खासतौर से जो केंद्र में है उसके साथ वो खड़ा हुआ दिखाई दे। तो ये इस तरह के जो भी प्रकरण है, इस तरह के जो वाकये हैं, वो अपने आप में जो हम चुनाव में जो शुचिता की बात करते हैं उस शुचिता पर प्रश्न लगाता है। आशीष मिस्त्री, आप ये बताएं कि आखिर
24 परगना क्यों क्रूशियल है टीएमसी के लिए या बीजेपी के लिए खास तौर से, क्योंकि ये वो इलाका है जहां ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में 31 में से 30 सीटें जीती थी और बीजेपी को लगता है कि अगर नॉर्थ और साउथ परगना को अगर हिला दिया तो ममता सत्ता से बाहर हो जाएंगी, जहां पे मुसलमानों की आबादी 35-36% है। तो क्या इसी स्ट्रैटेजी के तहत, इसी रणनीति के तहत अजय पाल सिंह जी को लगाया गया है ताकि उस इलाके में वो दहशत कायम कर सके, या फिर ये कम से कम कायम कर सके ताकि एक तरह से ज्यादा जो पोलिंग हो सके वो हिंदुओं की पोलिंग हो सके, मुसलमान जो वोटर है वो डर के घर में छुपे? क्या ये मंशा रही होगी? हाँ बिल्कुल, कुछ हद तक तो है। देखिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो हमें समझना पड़ेगा। हम ग्राउंड में अगर देखें, बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ तृणमूल कांग्रेस की एक खास डिफरेंस है, उसको भूलना नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होंगे पूरे देश के अंदर जहां पे देखा जाएगा कि हर सारे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ ऐसे क्रिमिनल्स, उनको स्थान दिया जाता है, उनको स्पेशल रखा जाता है, इलेक्शन मशीनरी के तौर पे वो काम करते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस शायद ऐसा एक पार्टी है, कुछ क्रिमिनल्स ने आके फिर एक डिमांड क्रिएट किया कि आप हमें, मतलब आप हमारे अलावा अधूरा हो, आप इलेक्शन कर ही नहीं सकते। मतलब यहाँ पे ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना बहुत सालों से, इसका एक जेन्युइन डिमांड है। जैसे दोनों नॉर्थ या साउथ 24 परगना में यहाँ पे इलेक्शन होता कैसा है, अगर किसी ने देखा है, हम लोग देखे हैं, हम जब छोटे थे तब से लेकर, कि यहाँ पे इलेक्शन का पैटर्न है क्या, कितने लोग वोट देते हैं, आपको क्या लगता है? 40% से ज्यादा नहीं। लेकिन इलेक्शन में वोट कास्टिंग कितनी होती है, पोलिंग कितनी होती है? 80% का होता है। तो आधे लोग तो वोट दे ही नहीं पाते। हम जब छोटे थे घर पे भी हमको बोला जाता था, अभी ये ऐसा सिलसिला चलता रहा कि आप एक मतलब लकीरें खींच के बोला जाता, लकीर को आप भेद नहीं सकते, आप ये लक्ष्मण रेखा है, इसके बाहर आप निकलोगे तो मुश्किल होगा। इनफैक्ट कल ही 2 मर्डर हो चुका है हमारे आसपास। तो इस पहले तो बहुत ज्यादा होता था, इस बार इलेक्शन में अभी तक तो यही एक दो रिपोर्ट आया है। फिर भी वो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे में कितने लोग मरते थे यहाँ, तो कितनी किलिंग्स होती थी। तो यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो अलग है। हम बोलते हैं ना, संगठन की बात करते हैं कि संगठन होना चाहिए। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन मशीनरी। ये इलेक्शन मशीनरी होता कैसा है? इलेक्शन मशीनरी जो है यहाँ के, वो सारे क्रिमिनल्स का वहां पे मतलब चलता है। जो इलेक्शन मशीनरी की क्यों जरूरत होती है? आप देखिएगा, पंचायत इलेक्शन था यहाँ पे, पोलिंग एजेंट ही नहीं दे पाए। जो विरोधी पक्ष के पार्टीज है वो अपने पोलिंग एजेंट नहीं दे पाए, और ये इसमें हेडलाइन होता है कि बीजेपी हमसे क्या लड़ेगा या कांग्रेस क्या लड़ेगा, उनका तो पोलिंग एजेंट ही नहीं। आप सोचिए, पोलिंग एजेंट क्यों नहीं होता? एक तो होता भी है तो मार के उनको भगा दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब डर इतना है कि पोलिंग एजेंट होने के लिए तो डेमोक्रेसी है कहाँ? हम जब बोल रहे हैं कि ये जैसे जिस तरह से प्रशासन को अपने हाथ में लेके फिर करना, वो तो महाभारत के टाइम से हो रहा है। कृष्ण ने वहां पे भी, कृष्ण भगवान ने कहा था कि यहाँ पे अधर्म होगा, तो अधर्म को रोकने के लिए अधर्म होगा। ये लॉजिक जैसे नहीं चलता यहाँ पे कि कोई पुलिस ऑफिसर के कानून को अपने हाथ में ले ले, उसी तरह से जो ग्राउंड की रियलिटी है, इसको डील करने के लिए हमारी जो कानून व्यवस्था है वो सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नेक्सस होता है पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्रिमिनल्स का, ये बहुत बहुत गहरा है इसका। मतलब आप इस तरह से इसे रोक नहीं सकते। जैसे कि आपको मान लीजिए, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का जो नेक्सस है वो इतना गहरा है कि वहां की पूरा जो इलेक्शन कराने का जो तरीका है वो चरमरा गया है, और जिसमें वायलेंस का भी सहारा लिया जाता है। लेकिन आपके इसके समानांतर ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आशीष मिस्त्री, आपको लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में कई सारी पार्टियां, इवन बीजेपी
बीजेपी ठीक है वायलेंस का सहारा नहीं लेती, गांधीगिरी का सहारा लेती है। गुजरात में जाए तो वहां पे दूसरी जो राइवल पार्टियां हैं उनके एजेंट खरीद लिए जाते हैं, उनको दबाव डालकर पोलिंग एजेंट को पहले ही खरीद लिया जाता है। यहाँ तक कि जो प्रस्तावक है झारखंड के चुनाव में जो हेमंत सोरेन का जो प्रपोजर था उसको किस तरह से अगवा कर लिया गया और किस तरह की वो कहानी हुई। तो बीजेपी गांधीगिरी के जरिए चुनाव को रिग करती है। आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी वायलेंस का सहारा लेती है, दोनों में डिफरेंस यही है। डिफरेंस ये है, लेकिन यहाँ पे एक अंतर है, वो एक टॉप डाउन मॉडल होता है, यहाँ बॉटम अप अप्रोच है। इसका बॉटम अप होता है इसलिए ये लोग, ये जो सेक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सेक्शन इसलिए टिके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पॉलिटिकल पार्टी के सहारे की जरूरत है, लेकिन ज्यादा जरूरत पॉलिटिकल पार्टी को है उनको, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए उनको पहले लेफ्ट फ्रंट जब था, इलेक्शन कैसे होता था, इस तरह से होता था। आप देखिएगा लास्ट इलेक्शन 2011 में वो हार गए, लेकिन उससे पहले वाले इलेक्शन में उनको रिकॉर्ड मार्जिन का वोट मिला था। तो ऐसा क्या हो गया? डेफिनेटली वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे कुछ हुए, लेकिन हुआ क्या है, ये जो सारी सेक्शन है वो शिफ्ट कर गए। तो हम सोचते हैं स्विंग वोटर्स वगैरह, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं ये लोग किस तरफ है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है, इनको रूल आउट करने की कोशिश की है कि ये रहे या ना रहे, इलेक्शन में इनका कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए इतनी व्यवस्था की गई है। और आप दो एग्जाम्पल ले लीजिए, दोनों 24 परगना में, स्पेशली साउथ 24 परगना में ये ज्यादा डोमिनेंट है। उत्तरी हिस्से, उत्तर 24 परगना में भी ये डोमिनेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा दक्षिण 24 परगना में। इसलिए तृणमूल को भी ऐसा लगता है कि ये मशीनरी हमारे साथ है, तो हमें यहाँ पे 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर देखिए, ये भी मेरा भी मानना है, जिस तरह से पहला फेज निकला है, तो इस फेज में तृणमूल का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा निर्भर करेगा ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अगर तृणमूल को 100% सीट नहीं मिलता है, 5, 6, 7 सीट कम आता है, तो सरकार बनाना असंभव है, ऑलमोस्ट असंभव हो जाएगा। क्योंकि इस बार सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात है नहीं, तृणमूल को एटलीस्ट 200 के आसपास सीट मिलना होगा, क्योंकि सबको पता है कि वो आपने कुछ ही देर पहले मेंशन किया है कि ना, हॉर्स ट्रेडिंग का वो होने वाला है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे भी ग्राउंड रिपोर्ट से आ रहा है कि कम्युनिकेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द पार्टी। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है शीतल जी, ये जो हम एक कह रहे हैं आशीष मिस्त्री की पश्चिम बंगाल में चुनाव एक तरह से अलग तरीके से होता है, जैसे कि एक जमाने में बिहार में होता था, लालू प्रसाद के रिजीम में होता था कि बूथ लूट लिए जाते थे। आप जाएं वहां पे कोई और वोट डाल के चला गया, उस समय आरजेडी के जो लोग थे वो आके पोलिंग बूथ पे बम छोड़ देते थे ताकि बाकी वोटर डर के भाग जाए। तो क्या आपको लगता है कि सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट से एक तो मोटिव है कि ठीक है ये सारे जो हुलिगन्स हैं इनसे चुनाव को अलग कराया जाए, तो वो एक अगर मंशा है तो सही मंशा है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का यही मंशा है और इसके कारण वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, या मंशा कुछ और भी है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि एक तरह से खास कम्युनिटी मुसलमानों के वोटर जो टर्नआउट है वो कम हो, वो उसमें डिवीजन हो, उसमें डिलीशन हो, ताकि बीजेपी को फायदा हो? देखिए, वो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और उसको उसी तरह से लेना पड़ेगा। संवेदनशील मामला है, ये सही है। वो कुछ चीजें नाम लेके नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो हम आप उनकी बात से समझ सकते हैं, हमें वो कहना पड़ेगा। उसमें राहुल गांधी ने जो कहा है कि दोनों पक्ष जो हैं, तृणमूल और बीजेपी, दोनों अपने एक एक समुदाय के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं वहां। और जो पहले ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी पर आयत होती है वो है वहां, उसको लेना पड़ेगा निश्चित तौर पर। वो जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की मतलब की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और अगर उसके नाम पर कोई गुंडागर्दी हो रही है तो उसको जो कानून कायदे में, फिर वही बात आती है कि इसका भी एक तरीका होगा। मान लीजिए कुछ जिले आपके अशांत हैं, जहां आप कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, लोग नहीं वोट दे पाते, 40% वोट देते, 80 दिखा दिया जाता है, लेफ्ट फ्रंट के जमाने से हो रहा है। एक विशेष परिस्थिति है केंद्र के पास, अन्य दलों के पास, बाकी लोगों के, अगर ये बात सब लोगों में स्वीकृत है तृणमूल के अलावा,
तो इस पर एक ऐसा फैसला होना चाहिए कि इस जगह विशेष के लिए एक विशेष व्यवस्था करके आप वो कराएं, लेकिन वो विशेष व्यवस्था भी गैर कानूनी नहीं हो सकती। कोई भी किसी एक गड़बड़ी को, किसी भी गड़बड़ी को लोकतंत्र में ठीक करने के लिए किसी भी किस्म की राज्य द्वारा गैर कानूनी इस्तेमाल को स्वीकृति देना आत्मघाती होगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं उनकी उस बात से पूरी तरह सहमत हूं, बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन उसका इलाज करने का तरीका क्या होगा, सवाल यह है। क्या आप उसके लिए गैर कानूनी तरीकों को अख्तियार करने की परमिशन देंगे राज्य को, स्टेट को? अगर स्टेट गैर कानूनी हो गया तो फिर किसी देश में संविधान का शासन फिर बचेगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। एक सीट, एक मोहल्ला, एक चुनाव क्षेत्र, एक जनपद, एक राज्य से होते होते फिर ये पूरे राष्ट्र को निकल जाएगा इसी आधार पर। अगर हम इस आधार को राज्य को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दें कि अनारकी के नाम पे तानाशाही लाद सकता है, तो हम तानाशाही को स्वीकार कर लेंगे। इसका मतलब ये खतरे को, इसकी गंभीरता में हमें देखना होगा। किसी क्षेत्र में किसी गुंडे की वजह से कोई चुनाव प्रभावित होता है, इसकी हमें लोकतांत्रिक रेमेडी निकालनी पड़ेगी। इसकी रेमेडी पुलिस के अफसर को गुंडा बनाना नहीं है, ये मेरा कहना है। क्योंकि जब पुलिस का अफसर गुंडा बनेगा तो आपने जैसा बताया कि उनकी जब क्राइम लिस्ट आप निकालते हैं तो वो दूध के धुले सज्जन नहीं है। इस वर्दी की वजह से, संविधान की वजह से वो संविधानेतर बहुत तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। आपको हमको इसकी पूरी फहरिस्त है, असंख्य किताबें हैं, तमाम फैक्ट्स हैं, अनेक मुकदमे हैं कि जिन लोगों ने इस तरह से गुंडों के खिलाफ अभियान कथित तौर पर चलाए, हमने पाया कि उनसे बड़े गुंडे तो वो गुंडे नहीं थे जिनको उन्होंने मारा, और उनके पास सैकड़ों करोड़ की जायदादें हो गई, तमाम तरह के व्यभिचार में वो लिप्त पाए गए, और फिर उसका अंत समझ लीजिए वो एप्स्टीन तक पहुंचता है। ये जो राजनीतिक व्यभिचार स्टेट जिसमें समा जाता है तो वो फिर एप्स्टीन फाइल की तरह उतने बड़े बड़े गुनाहों में जाके परिणति उसकी हो सकती है, क्योंकि उनके पास असाधारण पावर है जो राज्य की शक्ति होती है, जिसमें सेना है, पुलिस है, आर्म्ड फोर्सेस है। वो क्या कर रहे हैं सज्जना? वो ऑब्जर्वर हैं। वो चूंकि 40 बंदूकचियों से घिरे हुए हैं ना, हमारे आपके सीआरपीएफ के घर से निकले हुए बच्चों के की बंदूक से घिरे हुए हैं, इसलिए वो शेर बने हुए हैं। वो 40 लोगों को विड्रा कर लीजिए, उनका पेशाब निकल जाएगी पैंट में, वहीं खड़े खड़े जिसको गाली देने गए थे। तो वो राज्य की शक्ति है जिसके आधार पर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, हम इसकी सहमति नहीं दे सकते, कोई नागरिक नहीं दे सकता, देना नहीं चाहिए, पत्रकार को तो सवाल ही नहीं। और तो शीतल जी, आप जी अपनी बात पूरी करें, और साथ ही आपकी जो टिप्पणी है अब सेकेंड फेज के लिए, आपको क्या लग रहा है बंगाल का असेसमेंट? आपको लग रहा है कि ममता इसके बाद भी, इन सारे झंझावातों से निकलने के बाद भी ममता की एज है या ममता खतरे में है? नहीं, जैसी व्यवस्था है, जैसा बंगाल है इस समय, जो आज नहीं बना है, बहुत पहले से है, और उसमें बहुत सारी विकृतियां हैं, वो सब सही है। उन सब को मिला जुला के अभी उनकी एज है। उस एज को ही तोड़ने के लिए इस तरह की परिस्थिति की जा रही है। दोनों पक्ष संप्रदाय का कार्ड खेल रहे हैं और संप्रदाय के आधार पर अपना संख्या बल मतदान के लिए ले जाना चाहते हैं। दूसरे के हिस्से में अड़चन डालना चाहते हैं, अपने हिस्से में सहूलियत चाहते हैं। उसलिए अंतर विरोध है। हमें आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें कानून और संविधान का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो जहां जो करता हुआ हमें मिले, हमें उसे कहना पड़ेगा। बिल्कुल। शशिकांत जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव अब जैसे जैसे निपट रहा है, जो बाकी राज्यों के चुनाव आने वाले हैं उसकी तरफ गाड़ी मुड़ रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने टिप्पणी की अजय पाल सिंह को लेकर, उसी तरह से टीएमसी की एक प्रमुख सांसद की जो टिप्पणी थी, राघव चड्ढा नहीं चड्ढी है, तो फिर बीजेपी ने कहा कि भाई ये तो पंजाब में पंजाबियत और सिखों और जो पंजाबी हैं उनका अपमान है। आपको लगता है कि बैटल लाइन अब उत्तर प्रदेश की तरफ घूम रहा है, और उसमें आप किस तरह की संभावना को देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से जो कुछ भी रिजल्ट निकलेगा वो अपोजिशन की यूनिटी या फिर बीजेपी की का जो डोमिनेंस है उसको कितना मजबूत करेगा? देखिए, जहाँ तक जो आपने अभी प्रश्न पूछा हमारे पहले शीतल जी से,
उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो बंगाल में जिस तरह से दोनों ही पक्ष लगे हुए हैं और अपने फेवर में वोटर्स को पोलराइज करने में, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में जो वोटर्स के तादाद संख्या में कटौती हुई है, स्पेशली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तो, और वहाँ लगभग 5% वोटर्स कम हो गए हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे जाएंगी। टीएमसी को एज है, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो है जो मार्जिन था वो उसमें काफी कमी आ जाए। और रही बात की बैटल लाइंस के उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट होने की, निश्चित रूप से वो उत्तर प्रदेश उसके बाद चुनाव को जाएगा, और उत्तर प्रदेश का पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ स्टेक पर है। उत्तर प्रदेश में केवल विधानसभा का ही चुनाव नहीं है, वो काफी कुछ लोकसभा की भी जो है पटकथा को लिखेगा आगे आने वाले। और जिस तरह का रिजल्ट रहा है पिछली बार लोकसभा का, बीजेपी को पूरी तरह से वो हिला चुका है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों में 79 में वो पिछड़ गए थे, मात्र शायद गौतम बुद्ध नगर की सीट को छोड़ करके। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जी जान से कोशिश कर रही है, और उन कोशिशों में वो अभी तक वो पूरे जो अपने जिलाध्यक्ष है वो जिलाध्यक्ष तक वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में काफी उन्हें टफ जो चैलेंज है, चुनौती मिलने वाली है समाजवादी पार्टी से विशेषकर, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कुछ मैच्योरिटी शो की है। कई बार क्या होता है, पार्टियां चुनाव के समय में कुछ सिगुफे लेके आती हैं, और वो पीडीए जिस तरह से उन्होंने ले आए और उसको ट्रांसलेट किया, या पिछले चुनाव में जिस तरह से उन्होंने एक स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाई और 11th आवर पे अपने कैंडिडेट्स चेंज किए, तो कुछ उनकी तरफ से अभी भी उन्होंने, भले ही वो सिंबॉलिक कह ले, चाहे वो फूलन देवी की बहन को ले आना हो, या अभी एक आध और लीडर्स को उन्होंने कोऑप्ट किया है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव करते थे, फूलन देवी को ले आया तो निषादों को ले आना है, तो बेनी प्रसाद वर्मा को ले आना है, या जनेश्वर मिश्र को। वो अपने फादर के फुटस्टेप्स पर तो चल ही रहे हैं, प्लस उनसे भी कुछ आगे नॉवेल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मुझे लगता है ऑब्जर्व कर रही है, और अखिलेश यादव का वोट 30% से ऊपर जा चुका है उत्तर प्रदेश में। तो जो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ यूपी का सिनेरियो, अभी के स्टेज पे तो कुछ हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से वो जो भी वेस्ट बंगाल स्टेट वाइज हमारे यहाँ अलग अलग स्टोरीज होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल की स्टोरीज से कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई विशेष फर्क पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, अपोजिशन जरूर अगर गैल्वेनाइज होगा, और अखिलेश यादव के विशेषकर ममता बनर्जी जी से बहुत अच्छे संबंध है, और अगर वहां वो जीतती हैं तो उनके उस विक्ट्री का वो कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स देने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि जब पहली बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता में आई थी, तो ये कहा गया था कि अखिलेश के रेजिम के गुंडाराज को बीजेपी ने खत्म किया। वैसे ही बीजेपी जिस तरह से अजयपाल सिंह की इमेज को बेचने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, पश्चिम बंगाल के ट्विटर हैंडल से एक तरह से आईपीएस ऑफिसर, जिसको कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया है, उसकी तारीफ की गई है। तो क्या बीजेपी आने वाले चुनाव में अजयपाल सिंह के इमेज को, रॉबिन हुड इमेज को बेचने की कोशिश कर रही है? लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को किसी भी अधिकारी को हीरो या नायक बनाने से पहले ये जरूरी है कि वो कानून के दायरे में रहकर कानून का सम्मान करें, न कि डराने धमकाने का काम करें, और ऑब्जर्वर के रूप में ऑब्जर्वर की जो भूमिका है उसका पालन करें। वहां के जो लोकल पुलिस ऑफिसर हैं उनको रिपोर्ट करें, उन्हें इत्तला दें, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर अपने ऑब्जर्वर की भूमिका का निर्वहन करें। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे ढाई लोगस के साथ। लेकिन शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष मिस्त्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.